Good morning, children. गुड मॉर्निंग मैम। आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है माता का आंचल। ये चैप्टर भी आपके फाइनल्स में आने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। माता का आंचल, कृतिका से माता का आंचल निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 1 है आपका कृतिका का, चैप्टर नंबर 1। और इसके जो लेखक है उनका नाम है शिव पूजन सहाय। माता का आंचल सब लोग निकाल लीजिए। अब एक एक करके पहले आप लोग मुझे बताएंगे, इस कहानी को आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। माता का आंचल एक एक करके 1 बाय 1 सब लोग मुझे बताएंगे कहानी क्या है, फिर मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट में समझा दूंगी। कौन समझाएगा पहले? अमरेंद्र अपना माइक ऑफ करो। यस, कौन बताएगा बेटा? कहानी क्या है? माता का आंचल कहानी है क्या? एग्जाम एकदम पास आ चुके हैं आपके, पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, तो कोई मुझे बताएगा माता का आंचल जो कहानी है क्या है? मैम इस कहानी में बताया है कि बच्चे का जुड़ाव पिता के साथ चाहे जितना हो मगर वो होता माँ के आंचल ही में है। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? मैम इस कहानी में बताया गया है कि बच्चा चाहे जितना भी किसी और से लगाव करे, लेकिन जब वो पीड़ा या किसी परेशानी के समय उसको किसी सहायता की जरूरत होती है तो हमेशा माँ के आंचल में जाकर के छुपता है या छाया लेता है। गुड अनन्या। यस निधि, आप बताओ, आप बोल रहे थे। मैम इस चैप्टर में बताया गया कि माता पिता के स्नेह से बड़ा और कुछ नहीं होता है, और इस चैप्टर में लेखक अपनी बचपन की शरारतों को भी याद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ के आंचल में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। और कहीं नहीं मिलता। और कोई बताएगा? वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा कहानी का सार? संक्षेप में कोई कहानी बताना चाहेगा? कहानी क्या है? कोई बताना चाहेगा कि कहानी क्या है ये? ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को कहानी का सार एक बार फिर समझा रही हूँ पूरा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये कहानी जो है शिव पूजन सहाय जी ने लिखी है। इसके जो लेखक हैं वो शिव पूजन सहाय जी हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में ये कहानी आपको समझा रही हूँ, पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे करूँगी, ठीक है। प्रस्तुत पाठ शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का लेखक ने एक अनोखा शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार अत्यंत आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। उसके पिता सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठते तो साथ ही लेखक को पूजा के लिए बिठा लिया करते थे। लेखक के पिता उनके चौड़े मस्तक पर भभूत का त्रिकुंड अर्धचंद्राकार 3 रेखा वाला तिलक लगाते थे, जैसे कि शंकर जी के माथे पर लगाया जाता था। लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारता था। पूजा पाठ करने के बाद पिताजी राम राम लिखने लगते। 500 बार कागज पर छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में उसे लपेटकर गंगा जी के किनारे जाकर मछलियों को खिलाते थे। उस समय में उनके कंधे पर बैठकर यह सब देखता और हंसने लगता। मछलियों को आटा खिलाने के बाद जब वे घर लौटते तो रास्ते में पेड़ों की डाल पर बिठाकर मुझे झूला झूलाते थे। कभी कभी बाबूजी लेखक से कुश्ती भी लड़ते थे। मेरे बल को बढ़ाने के लिए वे स्वयं पछाड़ खाकर गिर जाते थे। मेरी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते और मैं जोर जोर से हंसने लगता।
घर आकर लेखक और उसके पिताजी चौके में ही भोजन करने बैठ जाते। वे एक कटोरे से गोरस और भात मिलाकर लेखक को खिलाने लगते। मैया बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4 दाने के कौर बच्चे को खिलाने लगे, इससे बच्चे का पेट नहीं भरता। माँ हमें खुद खिलाने लगती और कहती, यह तोते के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है। ऐसे वह हमें खूब खिला देती। उसके बाद हम पिताजी के साथ रस्सी में बंधा काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में खेलने निकल जाते। कभी कभी मैया हमें अचानक पकड़कर सिर पे सरसों का तेल डालकर खूब मालिश करती। पिताजी के बिगड़ने पर माँ हमारे सिर में सराबोर कर देती, हमारे सिर को तेल से सराबोर कर देती। मैया कभी फूलदार लट्टू बांधकर हमारी चोटी गूंथती, कभी रंगीन टोपी कुर्ता पहना देती, ललाट पर काजल लगाकर बिंदी लगा देती, हमें अच्छा खासा कन्हैया बना देती और हम रोते सिसकते पिताजी की गोद से जा छुपते। फिर हमारे दोस्त हमें साथ खेलने के लिए आते, खिलाने के लिए आते, तो हम अपने पिताजी की गोद से निकलकर तरह तरह के तमाशे करने लगते, तरह तरह के नाटक करते। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनती, सरकंडे के खंभों पर कागज का शमियाना, मिठाइयों की दुकान, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, मिट्टी की जलेबी, हम बच्चे ही दुकानदार होते और हम बच्चे ही खरीदार भी। कुछ समय बाद हम बच्चे उसी दुकान का घरौंदा बनाते। धूल की मेड़, दीवार तिनकों पर छप्पर, दिए की कढ़ाई, पानी का घी, बालू की चीनी, बालू की आमची कड़छी बना देते। हम बच्चे जब दावत तैयार कर लेते तो बाबूजी चुपके से पतंग में आकर भोजन के लिए बैठ जाते। पतंग मतलब होता है लाइन में आकर बैठ जाते। हम उनको बैठा देख सभी हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते और बाबूजी कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी हम सारे बच्चे मिलकर बारात निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजाते, आम के पौधे की शहनाई बजाते, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। हम में से कोई दूल्हा बनता तो कोई समधी बनता। बारात एक चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती। लौटते समय लाल कपड़े से ढकी पालकी में दुल्हन को बिठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जैसे कपड़ा हटाकर दुल्हन को देखने लगते तो हम सब हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। चबूतरे पर एक कोने में घिरनी गाड़ दी जाती, नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ाकर चक्कर बांधकर लटका दिया जाता था और 2 लड़के बैल बनकर पानी खींचने लगते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, फसल जल्दी से तैयार हो जाती और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच की भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। सारी फसल को एक स्थान पर रखकर पैरों से रौंदते। मिट्टी के बने दियों का तराजू बनाकर हम फसल को तोलकर राशि तैयार कर लेते। इसे देखकर बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। ऐसा सुनते ही हम लोग अपना खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। हमारे ऐसे खेल देखकर बटोही भी इन्हें देखने के लिए रुक जाते थे। मतलब आने जाने वाले जो लोग होते थे वो भी हमारे खेल देखकर रुक जाते थे उनको देखने के लिए। एक दिन बहुत जोर की आंधी आई, मेघ गरजने लगे, वर्षा होने लगी। वर्षा होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। लोग डरकर भागने लगे। संयोग से बीच में मसूद तिवारी मिल गए। उनको सूझता कम था। हमारा मित्र बैजू और अन्य मित्रों ने उसे चिढ़ाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने हमें खदेड़ने की कोशिश की और हम अपने अपने घर की ओर चल दिए। हम लोगों ने न मिलने पर तिवारी के सीधे पाठशाला पहुंचे। उन्होंने वहां लेखक और बैजू को पकड़ मंगाया। पाठशाला पहुंच गए। बाबूजी मुझे गोद में उठाकर पुचकारने लगे। मैंने भी रोते रोते उनका कंधा आंसू से तरबतर कर दिया। उन्होंने गुरुजी से विनती कर मुझे घर ले आए। रास्ते में मुझे फिर से अपने साथियों की टोली मिली जो नाचते गाते हुए जा रही थी। मैंने अपना रोना धोना छोड़ा और बाबूजी से गोद से उतरकर मंडली में जाकर मिल गया। मकई के खेत में जाकर चिड़ियां पकड़ने लगे। मेरे बाबूजी और मेरे गांव के कुछ आदमी खड़े यह तमाशा देख रहे थे।
सब हमें देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि लड़के नहीं, ये बंदर हैं, बंदर। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मतलब जो बंदर होते हैं और जो लड़के होते हैं उनको दूसरे के पैसे का दर्द नहीं होता, वो बिल्कुल चीज़ों को तहस नहस कर देते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी डालने लगे। उसमें से चूहे की जगह सांप निकल आया। हम डरकर रोते चिल्लाते भाग निकले। भागते भागते किसी के पैर में चोट लगी, किसी का सर टूटा, किसी के दांत टूटे। मेरी तो सारी देह लहूलुहान हो गई। मैं भागते भागते सीधे घर में घुसा। बाबूजी ने मुझे बहुत पुकारा, पर मैं सीधे मैया के पास जाकर उनकी गोद में जा छुपा। माँ मुझे कांपता देख सारे काम छोड़कर रो पड़ी। मुझसे डरने का कारण पूछती, कभी मेरे अंग दबाती, कभी मेरे अंगों को आंचल से पोंछकर चूमती, हल्दी पीसकर मेरे घावों पर लगाई। मैं सांसा करते हुए माँ के आंचल में छिपता जा रहा था। सारे घर में कोहराम मच गया। तभी बाबूजी दौड़े आए, हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। मैंने मैया की आंचल की प्रेम और शांति की छाँव में छावदार छाया नहीं छोड़ी और अपने पिताजी के पास नहीं गया। इस कहानी का नाम है माता का आंचल। सबने कहानी सुनी? सबको कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि मैं कुछ आप लोगों से प्रश्न पूछने वाली हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने दोबारा आपको ये कहानी शॉर्ट में इसलिए सुनाई है कि आप लोगों को एक बार सारी जितनी घटनाएं थी इस कहानी की वो आपको याद हो जाए एक बार दोबारा, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं। पहला प्रश्न है आपका, बच्चे का नाम भोलानाथ के अलावा क्या था? तारकेश्वर नाथ। गुड, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि उसका भोलानाथ उसको प्यार से बोला जाता था, जिनके पिताजी ने उनको नाम दिया था, पर उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। वेरी गुड, ओके। आटे की गोलियां लेखक पिताजी के साथ किसको खिलाने के लिए जाते थे? मछलियों को। और उन गोलियों पर जो कागज लिपटा रहता था उस पे क्या लिखा होता था? राम नाम, ठीक है। अब इसको आप लोग, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम पाठ में दिया गया है कि वो राम नाम लिखवाते थे और वो गोलियों पे भी राम नाम लिखवाते थे, तो वो राम के भक्त थे। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, मैं फिर बता रही हूँ जिन बच्चों ने उस दिन क्लास अटेंड नहीं की थी। इनके पिताजी जो थे वो शिव भक्त थे, ठीक है। पिताजी शिव भक्त थे, वो शिव की भक्ति करते थे। इसी वजह से, इसी कारणवश वो अपने पुत्र को भोलानाथ के नाम से पुकारते थे और उसको अपने साथ में बैठ के पूजा कराते थे और उसके मस्तक पे, ललाट कहते हैं उसको, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके की लाइनें खींच दी जाती है भभूत की। 3 लाइनें यहाँ पर खींच दी जाती है ललाट पे, जैसे शिव के माथे पे होती हैं, और बीच में एक तीसरा नेत्र होता है शिव के, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके की भभूत की उनके ललाट पे 3 लाइनें खींच देते थे और उनको भोलानाथ कहकर बुलाते थे। अब जो बच्चों ने राम लिखा था तो ऐसे तो उनकी मम्मी जो उनको तैयार करती थी वो कृष्ण लगने लगते थे, तो इसका मतलब उनकी मम्मी कृष्ण भक्त थी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर आपको लगेगा कि 2 सही है लेकिन उनमें से एक ही सही होगा बेटा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। और वैसे भी अभी तो आपके लिए अच्छा है, प्लस पॉइंट ये है कि आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, कहानी में जब बच्चों को सांप दिखा था वो पूरा चित्र क्या था?
बच्चे क्या कर रहे थे जो उनको सांप दिखा? ऐसा क्या हो रहा था? वो सीन क्या था? कोई बताएगा? मैम वो बच्चे चूहों के बिल में पानी डाल लेते हैं। हाँ, तो क्या होता था अगर वो चूहों के बिल में पानी डाल देते तो क्या होता था? कोई बताएगा? मैम प्लीज रिपीट। चूहों के बिल में वो पानी क्यों डालते थे? जिससे चूहा बाहर निकलेगा। ये उनका एक खेल था, उन बच्चों का यह एक खेल था कि वो चूहों के बिल में पानी डाले, ठीक है। और जैसे ही उनके बिल में अंदर तक पानी भर जाएगा तो चूहे को सांस नहीं आएगी और चूहा बिल से बाहर निकल के भागेगा। और बच्चों को चूहे से तो डर लगता नहीं था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही बिल में पानी डाला, चूहे की जगह निकला कौन? सांप निकला। और सांप को देखकर वो सब भागे चले गए अपने अपने घर। किसी को सर पे चोट लगी, किसी को पैर पे चोट लगी, कोई कांटेदार पैर झाड़ियों के ऊपर गिर पड़ा। तो इस तरीके से ये सीन जो था ये ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस सीन के बारे में प्रश्न आ सकता है। ये जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और एक जो दूसरा जो प्रश्न ज़्यादातर आता है वो आता है बच्चों के जो खेल यहाँ पर बताए गए हैं, किस प्रकार के खेल होते थे, ठीक है, जो आप लोग बिल्कुल नहीं खेलते हो और शायद खेले भी ना हो। तो जो खेल थे उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा सब बच्चे। अलग अलग तरीके के खेल थे सब। पहला खेल कोई बताएगा? उनमें से एक खेल कोई बताना चाहेगा? कौन कौन से खेल वो लोग खेलते थे? मैम मिट्टी का घोड़ौंदा बनाते थे। अमरेंद्र आज सारे जवाब दे देगा और कोई जवाब देगा। एक निधि देगी, एक अमरेंद्र देगा, प्रखर ने भी दिए हैं, अनन्या ने भी दिया है, इसके अलावा कोई नहीं देगा। कोई उनके खेल के बारे में बताना चाहेगा इन बच्चों को छोड़ के? निधि, अमरेंद्र, अनन्या, प्रखर को छोड़ के। निधि तुम मत बताओ, निधि तुम मत बताओ, निधि तुम मत बताओ बेटा। इस तुम्हारे अलावा कोई बताएगा? निधि, अमरेंद्र, अनन्या और प्रखर के अलावा कोई बताएगा? पार्थ अभी पढ़ाई शुरू नहीं की? साहब पढ़ाई शुरू नहीं की अभी? क्षितिज, आर यू ओके? मैम वो घर के छोटे छोटे सामान आदि वस्तुएं यूज करते थे। मैम पत्थर यूज करते थे, पेड़ों के फूल, मैम मिट्टी के बर्तन। और क्या खेलते थे? देखो, मैंने अभी इसलिए दोबारा आपके सामने पाठ पढ़ा कि आप लोग उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो सीख पाएँ। पहला, वो घर घर खेलते थे। दूसरा, वो मिठाई की दुकान बनाते थे जिसमें वो बालू की चीनी बनाते थे, ठीक है, इस तरीके के खेल खेलते थे। किसानी का खेल खेलते थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उनके खेल कौन कौन से थे। किसानी का खेल खेलते थे और उसके बाद बारात वाला खेल खेलते थे जिसमें वो चूहेदानी को क्या बनाते थे? चूहेदानी को क्या बनाते थे? डोली बनाते थे। चूहेदानी को डोली बनाते थे। तो उनके इस प्रकार के अलग अलग खेल थे। और जो लेखक थे वो अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते थे और उनके पिता क्या थे, वो जानबूझकर हार जाते थे, ठीक है, और वो बोलते थे कि मुझको तुमने हरा दिया, और वो जो उनका पुत्र था वो खुश हो जाता था। तो इस तरीके के खेल पहले खेले जाते थे। इस चीज़ को आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। अटेंडेंस देंगे सब लोग। आद्या, एमन, प्रेजेंट। आकर्ष, अक्सा, अलजुफीन, अमरेंद्र,
प्रेजेंट मैम। अनाबा मिराज, अनन्या जायसवाल, प्रेजेंट मैम। अनन्या जायसवाल, अंतरा जायसवाल, अनुष्का गोयल, प्रेजेंट मैम। अर्पित लुइस, अर्पिता सिंह, आस्था, प्रेजेंट मैम। अथर, अथर्व आर्य, अवंतिका, प्रेजेंट मैम। क्षितिज, प्रेजेंट मैम। ध्रुव अग्रवाल, हाजरा, हर्षील, हर्षिल धवन, हर्षित श्रीवास्तवा, इशारा आबिदी, इसरा, मैम रोल नंबर 26। इशिका शर्मा। यस मैम। प्रेजेंट मैम। इशिका शर्मा बेटा, योर रोल नंबर इज 25. ऑल राइट बेटा. 26 इज इसरा. ऑल राइट बेटा. किंशुक श्रीवास्तवा, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मूसा, नमिता, निधि, प्रेजेंट मैम। नित्या, पाठ, प्रेजेंट मैम। प्रभात, प्रप्रीत, प्रखर, साहब, प्रेजेंट मैम। समीहा, प्रेजेंट मैम। श्रेया, सिद्धि, प्रेजेंट मैम। सौम्या. सिद्धि कल आप नहीं थे ना बेटा? यस मैम। ऑल राइट बेटा. देखो प्रप्रीत इस टाइम क्लास अटेंड कर रहा है. सौम्या, तनय, उन्नति, प्रेजेंट मैम। विपुल, प्रप्रीत. वो फोटो खींच के भाग प्रेजेंट गया. मैम। प्रप्रीत ये टाइम है क्लास अटेंड करने का बेटा? 9 o'clock आपका मैम, क्लास network- होता है. हाँ, नेटवर्क इश्यूज थे। ये बहुत अच्छा. आप सबके पास अब मैं भी देखना नेटवर्क इश्यूज अब मैं लेके आऊंगी एग्जाम टाइम में. जब आपका एग्जाम होगा और अगर ऑनलाइन हुआ तो मैं भी यही बोलूंगी. तुम लोग कहोगे मैम पेपर लेट आया, तो मैं बोलूंगी बेटा नेटवर्क इश्यू थे. पेपर तो मैं भेजना तो टाइम पे ही चाह रही थी, बट आधा घंटा मैंने लेट नेटवर्क इश्यू की वजह से भेजा है. ये नेटवर्क इश्यू हम लोगों के साथ क्यों नहीं होता, सिर्फ आप ही लोगों के साथ क्यों होता है? इट्स ओके. चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना. अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो टाइम से करेंगे, जाने के टाइम पे नहीं. ठीक है. तो आज हम लोगों ने किया है माता का आंचल. इसमें से कल मैं फिर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो एक बार आप लोग सब पढ़ लेंगे. ठीक है. ओके. बाय बाय बेटा. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।